Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 1। सुबह की पहली किरण एक लड़की के चेहरे पर जैसे ही पड़ती है, वो बिस्तर में ही कसमसाने लगती है। फिर वो बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने मुंह पर फिराने लगती है। ऐसा ही ये लड़की 4-5 बार करती है। फिर वो अपने बेड से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चले जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वो रूम में आकर एक ब्लैक कलर का टॉप और वाइट कलर का प्लाजो पहनती है। उसने अपने बाल समेटकर एक बन बना लिया और वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट और लंच बनाने लगी। और वो किचन से ही थोड़ी तेज आवाज में बोली, मयंक समीरा जल्दी रेडी हो जाओ, काफी लेट हो गया है। उसकी आवाज सुन एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल की थी वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वो लड़की जब उस लड़के को देखती है तो वो लड़का स्माइल करते हुए उस लड़की को गुड मॉर्निंग विश करता है। वो लड़की भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। लड़की मयंक समीरा कहाँ है? मयंक आकृति दी, वो महारानी अभी अभी उठी है, देखना रोज की तरह आज भी वो लेट होने वाली है। तभी एक लड़की आती है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो भी टेबल पर आकर बैठ गई और गुस्से से मयंक को घूरने लगी और उस लड़की से शिकायत करते हुए कहा, देखो दी मयंक भाई कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब दोनों लड़ना बंद करो और चुपचाप स्कूल और कॉलेज के लिए निकलो। तभी मयंक ने कहा, दी आप आज हॉस्पिटल नहीं जा रही? तो आकृति कहती है, नहीं मयंक, वो कल रात में 4 बजे घर आई थी, तो आज मैं लीव पर हूँ और मुझे सोना है। तो तुम दोनों जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो और लंच लेकर जाओ। फिर आकृति उन्हें आलू के पराठे और दूध देती है। दोनों नाश्ता कर निकल जाते हैं। आकृति भी किचन और घर का काम पूरा कर अपने रूम में सोने चले जाती है। लगभग 12 बजे आकृति का फोन बजता है, पर आकृति नहीं उठाती। फिर फोन बजकर बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वापस बजता है। इस बार आकृति कॉल पिक करके अपने कान में लगा लेती है और अपनी बंद आंखों से कहती है, हेलो। तभी दूसरी ओर से एक जोशीली और एक्साइटेड आवाज आती, हेलो मेरी जान, कैसी है तू? और तू अब तक सो रही है? शर्म कर, मुझे देख मैं कितनी जल्दी उठती हूँ, सीख मुझसे, आलसी कुछ तो सीख। दूसरी तरफ की लड़की की बात सुन आकृति आलसी भरी आवाज में कहती है, जस्ट शट अप यार, मैं तेरे जैसी 9 to 5 की जॉब नहीं करती हूँ। मेरी कल नाइट शिफ्ट थी तो बस सुबह 4 बजे घर आई हूँ, इसलिए आज छुट्टी ली है और तू मुझे सोने दे। इतना कहकर जैसे ही आकृति कॉल रखने वाली थी फिर वो लड़की कहती है, हे वेट सुन तो ले, मेरे पास राहुल का कॉल आया था। राहुल कपूर हमारा स्कूल क्लासमेट, वो आज गीतांजलि मैम रिटायर हो रही है तो उन्होंने उनके घर एक पार्टी रखी है जिन्होंने सभी स्टूडेंट को बुलाया है। तो राहुल ने मुझे कहा कि मुझे और तुझे इनवाइट किया है। आकृति उसकी बात सुन पहले तो खुश हुई पर फिर उदास होते हुए बोली, नहीं यार, उसमें वो भी आएगा और मैं उससे नहीं मिलना चाहती। यार आकृति, वो यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में है। पिछले 5 सालों से वो नहीं आएगा, तू चल ना प्लीज, बहुत ज्यादा मजा आएगा, सब पुराने दोस्त मिलेंगे, प्लीज चल ना। उस लड़की ने आकृति को मानते हुए कहा, आहना मुझे डर लग रहा है, अगर वो भी वही हुआ मैं क्या करूँगी? आकृति ने मायूस होते हुए कहा। तो आहना ने उसे तसल्ली दी, नहीं कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना यार, मैं उसे ऐसा पंच दूंगी कि वो तेरे पास आएगा भी नहीं। उसकी बात सुन आकृति के फेस पर स्माइल आ गई और उसने आने के लिए हाँ कह दिया। चलिए आकृति से मिलते हैं। तो दोस्तों, आकृति जाधव हमारी कहानी की हीरोइन जिसकी उम्र 24 साल है, दिखने में काफी खूबसूरत है। उसके रंग दूध से भी गोरा है, उसकी नीली आंखें जिसे देख कोई भी उसके प्यार में पागल हो जाए, पतले होठ और कमर तक काले बाल। और उसकी दोस्त आहना जो एक कॉल सेंटर में जॉब करती है, वो स्कूल टाइम के फ्रेंड है।
आकृति के एक भाई और एक बहन है, जिसे हमने अभी कहानी में देखा। मयंक और समीरा। मयंक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, वहीं समीरा अभी 10th में है। इनकी फैमिली बस इतनी ही है और इनके मोम डैड की 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आकृति ने तब 12th खत्म की थी और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। उसने 12th में टॉप किया था। पूरी दिल्ली में वो पहले नंबर पर आई थी। पर एक रात जब उसे पता चला कि उसके मोम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके पैरों तले जमीन चली गई। तब से मयंक और समीरा को पालने के लिए उसने पढ़ाई के साथ जॉब करना स्टार्ट कर दी। एक ही रात में उसका सब कुछ उजड़ गया। फिर उसने एक एवरेज कॉलेज से नर्स की पढ़ाई की। आज वो जियोसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बतौर नर्स की जॉब करती है। अब कहानी में वापस आते हैं। फोन रखने के बाद आकृति वापस सो गई। शाम के 5 बजे उसके घर की डोरबेल बजी तो आकृति की नींद खुली और वो डोर खोल पाती उतने में ही मयंक ने डोर खोल दिया। आकृति सोफे तक आई और फिर वहीं बैठ गई। दरवाजे पर अहाना सिंह थी। हेलो चैंप, कैसा है? तो मयंक ने भी खुश होते हुए कहा, अहाना दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर आइए ना। मयंक की बात सुन अहाना ने मयंक के सिर पर हाथ फेरा और अंदर आ गई। उसकी नज़र जब सोफे पर आलसी ले रही आकृति पर गई तो वो चिढ़ गई और उसने गुस्से में कहा, आकृति आलसी लड़की, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? देख मैं तो हो भी गई, हमें जाना है ना। उसकी बात सुन आकृति ने अपनी नज़र घड़ी पर डाली, फिर आलसते हुए कहा, अहाना अभी 5 बज रहे हैं और हम 7 बजे जाना है, तो तू चिल कर। आकृति की बात सुन अहाना गुस्से में सोफे पर बैठ गई। आलसी पने की भी हद होती है, तू पक्का लड़की ही है ना? मैंने पहली ऐसी लड़की देखी जो 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है। चल छोड़, मुझे चाय पिला, कितनी दूर से आई हूँ। आकृति जैसे ही उठने को हुई मयंक किचन में जाते हुए बोला, दिया बैठो, मैं बना देता हूँ। तो आकृति ने कुछ नहीं कहा और हामी भर दी। उसके बाद मयंक चाय बनाने चला गया और दोनों दोस्त गप्पे मारने लगे। फिर दोनों ने चाय पी और 6.30 मिनट पर दोनों घर से बाहर निकले। जाने के पहले आकृति ने मयंक को हिदायत भी दी, समीरा को परेशान मत करना, मैंने खाना बना दिया है, फ्रिज में है, तो गरम करके खाना और जल्दी सो जाना, कहीं बाहर मत जाना। और हाँ समीरा आज अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई है, उसे तुम खुद लेने जाना अगर वो ज़्यादा लेट हो जाए तो। आकृति छोटे बच्चे नहीं है। अहाना की बात सुन जैसे ही आकृति कुछ बोलने को हुई तभी मयंक बोला, अहाना दी, आकृति दी हमारी माँ ही है, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए ये हमेशा हमें ऐसे ही ट्रीट करेगा, हमें आदत है और हमें अच्छा भी लगता है। मयंक की बात सुन आकृति की आंखें नम हो गई और उसने मयंक को गले से लगा लिया। अरे दी क्या कर रहे हो, आपका मेकअप खराब हो जाएगा, फिर आप पार्टी में नहीं जा पाएगी। उसकी बात सुन आकृति और अहाना के फेस पर स्माइल आ गई। फिर वो दोनों टैक्सी कर घर से पार्टी के लिए निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद आकृति और अहाना पार्टी में आ गए थे। अंदर आते ही सबकी नजरें आकृति पर ठहर सी गई। आज उसने एक ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था, बालों को सलीके से गुथा था, कान में बड़े बड़े झुमके और पिंक लिपस्टिक के साथ हल्का सा मेकअप। उसने आज ब्लैक कलर की हील पहनी थी। वो इस समय बला की खूबसूरत लग रही थी। अहाना ने ब्लैक कलर का घुटनों तक का ड्रेस पहना था और अपने बालों को कली कर छोड़ दिया था। वो भी काफी खूबसूरत और हॉट लग रही थी। वो दोनों अंदर आए ही थे कि उतने में उनके पास एक 24 साल का बिजनेस सूट पहने लड़का आया, जो कि ब्लैक कलर का था। वो भी हैंडसम लग रहा था। उसने उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, आपने तो आते ही पार्टी में 4 चांद लगा दिए। उसके ऐसे फ्लर्ट करने से अहाना ने उसकी पीठ पर मरते हुए कहा, राहुल तुम नहीं सुधरोगे, शर्म करो। उसकी बात सुन तीनों हंसने लगे और फिर अपनी अपनी बातें बताने लगे। यहाँ वो सब आए थे जिनको गीतांजलि जी ने पढ़ाया था।
वैसे तो गीतांजलि मिश्रा एक टीचर थी, पर सभी स्टूडेंट उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो वो सबसे मिलना चाहती थी, क्योंकि फिर वो लंदन शिफ्ट होने वाली थी। एक लड़की जिसने एक रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था, उसने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, ये आकृति अभी भी लड़की को कैसे फंसाया जाता है, अभी तक भूली नहीं है। ये अश्विनी चौबे थी। वो स्कूल टाइम से ही आकृति को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आकृति एक गरीब फैमिली से आती थी। सभी लड़के उसके प्यार में लट्टू थे, इसलिए वो चिढ़ती थी। तभी उसकी दोस्त परिनिधि शुक्ला आई और अश्विनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ो उसे और पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी तुम यहाँ तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग से मिलने आई हो, बकियों पर ध्यान मत दो। तो अश्विन के फेस पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। पर क्या वो पक्का आएगा? वो तो अमेरिका में है ना। अश्विनी की बात सुन परिनिधि ने कहा, यार मैंने पता किया है, ये पार्टी उसने ही रखवाई है, वो जरूर आएगा। फिर वो दोनों भी बातें करने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद मैन गेट खुलता है और वहां से एक 65 साल की औरत आती नजर आती है। उनके साथ एक और लड़का भी था जिसका उम्र लगभग 25 की थी। वो बहुत हैंडसम था। उसने आज नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, बालों को सलीके से सेट किया था, उसका रंग गोरा था। जब सबकी नज़र दरवाजे से आते लड़के पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। तभी एक लड़का दौड़ता हुए गया और उस लड़के के गले लग गया। उस लड़के ने भी उसे नहीं रोका। उस लड़के के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उस लड़के ने उससे थोड़ा दूर होते हुए कहा, रेहान कितने टाइम बाद देखा यार, काफ़ी हैंडसम हो गया है। रेहान ने उसे दूर किया और फिर उसने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई, पर वो जिसे ढूंढ रहा था वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसने देखा कि आकृति रेस्टरूम से आ रही थी। उसका पूरा ध्यान फ़ोन में था। रेहान आकृति की ओर बढ़ा, पर आकृति तो अब भी फ़ोन में ही देख रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई, पर उसने बगैर जिसे टकराई है उसे देखे बिना सॉरी कहा और पार्टी वेन्यू से बाहर चली गई। रेहान भी उसके पीछे चला गया। रेहान को आकृति के पीछे जाता देख अहाना उसे रोकने जैसे ही जाने को हुए, वही लड़का जिसने रेहान को गले लगाया था वो अहाना के सामने खड़ा हो गया। हेलो अहाना, पहचाना? अहाना ने एक नज़र उस लड़के को देखा, फिर रेहान जहाँ गया वहाँ देखा, पर उसे रेहान कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उसने चिढ़ते हुए अपने सामने वाले लड़के को देखा और कहा, विराट ये तुमने जानबूझकर किया ना? तुम क्यों नहीं समझते कि वो अब रेहान से प्यार नहीं करती? क्यों आखिर उसके भर चुके जख्मों को खुरेद रहे हो? वो आगे कुछ कहती उससे पहले विराट बोल पड़ा, यार अहाना क्या कह रही है, जान बसती है रेहान की आकृति में, और ये बात हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमने देखा है दोनों को। देखो विराट, वो बात कुछ और थी और ये कुछ और है। वैसे भी अब वक्त बदल गया है। अहाना की बात बीच में काटते हुए विराट ने कहा, वक्त बदलता है, प्यार नहीं। वहीं पार्टी के बाहर आकृति ने फ़ोन पर थोड़ा गुस्से से कहा, मयंक फ़ोन दो समीरा को। तो मयंक समीरा को फ़ोन देता है। हादी। समीरा के इतना कहते ही आकृति उस पर बरस पड़ी। टाइम क्या हो रहा है समीरा? दोस्त की पार्टी में इतना टाइम लगता है? रात के 9 बज रहे हैं। तुम रुको, तुम्हें मैं घर आकर बताती हूँ, अभी मयंक को फ़ोन दो। समीरा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी, क्योंकि वो आकृति से बहुत डरती थी। मयंक, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, तुम दोनों ध्यान से घर जाना और खाना खाकर सो जाना, और फ़ोन रख देती है। मयंक भाई आप बहुत बुरे हैं, आपने जानबूझकर दी को फ़ोन किया ना? समीरा की बात सुन मयंक उसके गाल खींचते हुए कहता है, क्योंकि तू सिर्फ दी से डरती है, वरना तू तो यहाँ और रुकती। अभी चुपचाप घर चल, वरना। हाँ हाँ समझ गई, चल रही हूँ। समीरा रोनी सी सूरत बनाते हुए कहती है, तो मयंक उसे अपनी बाइक पर बैठने का इशारा करता है और घर के लिए निकल जाता है। वहीं पार्टी में बाहर फ़ोन रखकर वहीं खड़ी रहकर चांद को निहारती है। तभी उसे किसी की मजबूत पकड़ अपने कमर पर महसूस होती है।
उस लड़के ने दोनों हाथों से आकृति की कमर को पकड़ रखा था और आकृति के कंधे पर अपना सिर रख दिया। एक तरह से आकृति उसकी बाहों में थी, पर पीछे से। कुछ पल तक तो आकृति ब्लैंक हो गई, पर कुछ पल के बाद उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, रेहान। रेहान ने जब सुना तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। आज भी आकृति रेहान के टच को पहचानती थी। आकृति को कुछ याद आते ही उसने रेहान को पीछे से ही धक्का दे दिया और वहां से जाने लगी, पर वो 2 कदम चल पाती उतने में ही रेहान ने उसे हाथ से पकड़ दीवार से सटा दिया। आकृति ने कुछ नहीं कहा, उसकी पलकें हल्की नम थी और आंखें झुकी हुई थी। रेहान गौर से आकृति को देख रहा था। 5 साल तक उसने इस लड़की को हद से ज्यादा मिस किया था। उसका बस चलता तो वो आकृति को खुद से बांध कर रखता। आकृति ने कहा, प्लीज रेहान छोड़ दो मुझे। आकृति के मुंह से रेहान अपना नाम सुन उसके दिल को एक अलग तरीके का सुकून मिला और उसने आकृति के फेस को अपने हाथों से ऊपर किया। आकृति की पलकें अभी भी झुकी थी। रेहान ने उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। जैसे ही उसने चुमा, आकृति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से में रेहान को दूर धकेल दिया और फिर गुस्से से कहा, मिस्टर रेहान आहूजा, क्या आप में जरा भी शर्म नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? दूर रहिए मुझसे, वरना अंजाम बुरा होगा। आकृति की कड़वी बातें सुन रेहान के दिल के 100 टुकड़े हो गए। आज उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने हजारों सुइयां उसके दिल में चुभा दी हो। तभी वहां अहाना आ गई। उसने जब आकृति को रोते देखा तो उसके पास आ गई। अहाना के पीछे पीछे विराट भी आ गया था। आकृति ने जब अहाना को देखा तो कहा, अहाना चलो यहाँ से, मेरा दम घटने लगा है यहाँ। अहाना ने सिचुएशन समझते हुए हाँ कहा और वो वहां से आकृति को लेकर चली गई। विराट भी रेहान के पास आया। क्या कहा तूने ऐसा जो वो रो पड़ी? रेहान ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस जाती हुई आकृति को देख रहा था। फिर उसने कहा, बहुत हो गया, इतने सालों बाद भी ये नहीं बदली। अब अगर ये नहीं मान रही प्यार से तो ठीक है। विराट ने कहा, भाई क्या करने वाला है? वही जो 5 साल पहले नहीं किया, अब आकृति को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कल भी मेरी थी, वो आज भी मेरी है और आने वाले समय में भी मेरी रहेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रेहान की बात सुन विराट शोक में चला गया। फिर वो भी लोग पार्टी से चले गए। अहाना और आकृति जब कैब में बैठी तो आकृति ने गुस्से में मुट्ठी बींच ली और कहा, उस रेहान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? अहाना उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी तो आकृति उसे गुस्से से घूरने लगी। अहाना ने थोड़ा संभलते हुए कहा, आकृति तुम जानती नहीं क्या, रेहान को अगर वो कुछ ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हें तो वो प्यार। जस्ट शट अप अहाना, मैं उससे प्यार नहीं करती और अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। आकृति की बात सुन अहाना चुप हो गई क्योंकि वो जानती थी कि 5 साल पहले क्या हुआ था। थोड़े टाइम बाद अहाना और आकृति भी घर पहुंच चुकी थी। अहाना आज आकृति के घर ही रुकी थी। उसने घर फोन करके अपनी मोम को बता दिया था। आकृति जब घर आई तो मयंक और समीरा सो चुके थे। आकृति और अहाना घर आई, दोनों फ्रेश हुई और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। आकृति सुन ना, तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीने का मन है, प्लीज बना देना। अहाना ने ये इतने प्यार से कहा था कि आकृति को हंसी आ गई। उसने अहाना के सिर पर चपत मारी और कहा, बस कर नौटंकी, ला रही हूँ तेरी अदरक वाली चाय। अहाना भी खुश हो गई और अपना फोन चलाने लगी। लगभग 5 मिनट बाद आकृति 2 चाय के कप लाए और अहाना को एक कप थमा दिया। क्या घुसी पड़ी है फोन में? अच्छा ये बता, तेरे वो बॉयफ्रेंड को क्या हुआ जिसके साथ तूने कल पिक डाली थी? आकृति की बात सुन अहाना ने गुस्से में कहा, ब्रेकअप कर लिया? वॉट अहाना, ये इस साल तेरा 15वां ब्रेकअप है? आकृति ने चौंकते हुए कहा। तो अहाना ने अपनी जीभ बाहर निकली, फिर थोड़ा मायूस होते हुए कहा, यार सब लड़के बेकार होते हैं, जिस्म के भूखे
कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मुझसे प्यार करे। अहाना की बात सुन आकृति हंस पड़ी और कहा, तो मैडम आप लड़कों को शक्ल और पैसा देखकर डेट करेगी तो यही होगा ना। अहाना वेट कर, जरूर तेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो तू दिल से प्यार करेगा। हर लड़का बुरा नहीं होता। तू रहने दे, बड़ी आई लेक्चर देने वाली, खुद तो अभी तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। अरे आकृति अपनी लाइफ एंजॉय कर, बॉयफ्रेंड बना, डेट पर जा और कोई ढाका लड़का देख और शादी करके सेटल हो जा। अहाना की बात सुन आकृति ने कहा, नहीं अहाना, अब मैं वापस डेट नहीं करना चाहती और ना ही किसी से प्यार करना चाहती हूँ। मुझे अकेले ही रहना है और मैं खुश हूँ। वैसे भी मेरे ऊपर मयंक और समीरा की जिम्मेदारी है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। अहाना ने जब सुना तो आकृति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और तेरा तू कब तक अकेले रहेगी, तुझे भी तो कोई चाहिए हो तुझे संभाले। आकृति बस मुस्कुरा दी। अहाना समझ गई तो अहाना बात बदलते हुए बोली, सुन कल से तेरी नाइट शिफ्ट है और कल मेरी छुट्टी है, तो चल ना शॉपिंग चलते हैं। आकृति ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, कल चलते हैं फिर। आकृति जानती थी अहाना ने टॉपिक जानबूझकर चेंज किया, तो उसने भी हामी भर दी। कुछ देर और बातें कर आकृति और अहाना आकृति के रूम में सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में एक 45 साल का आदमी सोफे और बैठा टीवी देख रहा था। तभी उन्हें एक औरत की आवाज पीछे से आई, कौशिक तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, रेहान को कितना लेट हो गया है। ये रेहान के मोम एंड डैड है। रेहान के डैड का नाम कौशिक आहूजा है जो आहूजा कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। अब उन्होंने उस कंपनी को रेहान को सौंप दिया है। रेहान ने 5 साल अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और साथ में न्यूरोसर्जन की। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और रेहान की मोम सुगंधा आहूजा जो अपने अमीर होने से सब गरीबों को तुच्छ समझती है, उन्हें पैसों का काफी घमंड है। तभी गाड़ी की आवाज मेंशन के बाहर से आती है और रेहान अंदर आता है। कौशिक जी तो कुछ नहीं कहते पर सुगंधा जी से रहा नहीं जाता, वो बोल देती है, रेहान 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हें अमेरिका से आए, क्या तुम अपने मोम डैड के साथ समय नहीं बिता सकते, जब देखो तब बाहर रहते हो। देखिए मोम, आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके और डैड के कहने पर मैं सब कुछ छोड़ अमेरिका चला गया और अब भी ने आपकी सुन बिजनेस संभाल रहा हूँ। अगर आप दोनों ने मेरी लाइफ में और इंटरफेयर किया तो मैं आहूजा कॉरपोरेशन के सीईओ के पद से हट जाऊंगा। कौशिक जी थोड़ा गुस्से में बोले, ये कैसे बात कर रहे हो, अपनी माँ से ये संस्कार दिए हैं तुम्हें हमने। कौशिक जी की बात सुन रेहान ने कहा, सही कहा डैड, आई एम सॉरी मॉम, और फिर रेहान अपने कमरे में चला जाता है। रेहान रूम में आकर गुस्से में पंचिंग बैग में पंच मारता है, फिर वो सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठते ही उसे कुछ याद आया और उसने कुछ सोचते हुए उसने एक ड्रॉअर खोला और उसमें से एक फ़ोटो निकली। वो फ़ोटो काफ़ी पुरानी थी। उसमें एक लड़की थी, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रेहान ने उस फ़ोटो को चूमते हुए कहा, बस अब और दूर नहीं रहा जाता तुमसे, तुम नहीं जानती मैं कितना तड़पा हूँ इन 5 सालों में। ऐसा एक पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। आकृति में तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर अब तुम मुझसे नफरत करती हो तो कोई बात नहीं, मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए मेरी जान। 5 साल पहले मैं तुमसे अलग तुम्हारे लिए हुआ था, पर अब मेरे पास सब कुछ है और तुम भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब तुम देखोगी रेहान आहूजा की दीवानगी कुछ इस तरह तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तुम खुद मेरे पास आऊंगी, बस थोड़ा टाइम होगा। फिर रेहान ने वो फ़ोटो वापस रख दी और बेड पर सो गया। मॉर्निंग में आकृति आज थोड़ा लेट उठी थी, आज सबकी छुट्टी थी। 9 बजे आकृति उठी, वो नहा धोकर फ्रेश हुई और किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। थोड़े टाइम बाद मयंक, समीरा और अहाना भी डाइनिंग टेबल पर आ गए। नाश्ते की खुशबू सुन सबके पेट में चूहे और कूदने लगे।
आज आकृति ने इडली सांभर बनाया था, साथ में नारियल को चटनी। यार आकृति, यू आर टू गुड, आई मीन मैं तुझे किडनैप करने वाली हूँ यार, तू कितना यम्मी खाना बनाती है। अहाना की बात सुन समीरा बोली, दी आप ऐसे कैसे ले जाएगी हमारी दी को, हमें भी पसंद है हमारे दी के हाथ का खाना। और आप? समीरा की बात बीच में काटते हुए मयंक बोला, देखा आकृति, दी ऐसे आपसे प्यार नहीं है बल्कि आपके हाथ के बने खाने से है। मयंक की बात सुन कृतिका और अहाना हंसने लगी, पर समीरा ने घूर कर मयंक को देखा और शिकायत भरे लहजे में कहा, दी देखो ना ये आपकी समीरा के कैसे सता रहा है। फिर उसने खुर्ची से उठकर आकृति को पीछे से ही हग करते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरी माँ हो, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, ये मयंक भाई से भी ज़्यादा, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समीरा की बात सुन आकृति मुस्कुरा दी और कहा, आई नो बच्चा, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अपनी बहन के मुंह से इतना सुन समीरा ने चिढ़ाकर मयंक को जीभ दिखा दी, तो मयंक को हंसी आ गई। फिर सबने इसे है हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट खत्म किया। समीरा आज अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। मयंक पाने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए अपने रूम में चला गया। अब बचे थे अहाना और आकृति, तो अहाना आकृति को शॉपिंग कराने मॉल चली गई। मॉल के अंदर आते ही अहाना की तो शॉपिंग चालू हो गई। आकृति को कुछ खास लेना नहीं था, इसलिए वो मेंस सेक्शन में गई और मयंक के लिए कुछ कैजुअल कपड़े देखने लगी। उसने 2 शर्ट और 2 जीन्स ली। फिर वो गर्ल्स सेक्शन में गई, वहां से उसने समीरा के लिए कुछ टॉप और जीन्स खरीदी। आकृति की शॉपिंग खत्म हो गई थी। जब उसने अहाना को देखा जो अभी भी शॉपिंग कर रही थी, तो उसने कहा, अहाना मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, तू ये बैग पकड़। फिर अहाना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आकृति वॉशरूम गई और जब वो वापस आ रही थी, अचानक किसी से टकरा गई। वो गिरने को हुई, इतने में 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो लड़का आकृति के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। आकृति को जब लगा कि वो गिरी नहीं है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी नज़र रेहान पर पड़ी। जी, ये रेहान ही था जो एक मीटिंग के लिए आया था। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रहा था तो उसका ध्यान नहीं गया और वो किसी से टकरा गया। वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके इतना करीब आए, खासकर कोई लड़की। उसने आज तक आकृति के अलावा किसी को नहीं छुआ था। वो उस लड़की को दूर हटाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र आकृति पर पड़ी, तो उसने और कसकर कमर से पकड़ लिया। वो आकृति को देख खोसा गया था। कुछ पल के लिए आकृति सब भूलकर रेहान की आंखों में भी खोसी गई थी, पर कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने रेहान को खुद से दूर कर दिया। पर इन सब में आकृति का बैलेंस बिगड़ा और खुद को संभालने के लिए उसे एक टेबल का सहारा लिया, पर उसने टेबल के कांच से उसके हाथ में लग गया और बिल्डिंग स्टॉर्ट हो गई। आकृति में मुंह से आह निकली, जिसे सुन रेहान डर गया और उसकी ओर बढ़ा, पर आकृति ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। रेहान वहीं रुक गया। लिसन बेबी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, प्लीज मुझे एटलीस्ट फर्स्ट एड तो करने दो। आकृति ने उसे गुस्से से कहा, डोंट कॉल मी बेबी एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो यू स्टे अवे फ्रॉम मी। आकृति की बात का रेहान पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी जान की चोट दिख रही थी। भले ही चोट आकृति को लगी थी, पर दर्द रेहान की आंखों में झलक रहा था। रेहान ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी ऐसी हरकत पर आकृति ने उसे घुरा और उसकी बाहों में ज़टपटाने लगी। रेहान ने उसे घुरा और कहा, अगर तुम अब हिली तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। रेहान की बात सुन आकृति शौक हो गई और उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। रेहान उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया, जहां थोड़ी देर पहले मीटिंग थी। रेहान ने आकृति को काउच पर बिठाया और फास्टेड बॉक्स ढूंढने लगा। फिर वो ढूंढकर आकृति के बगल में बैठ गया। रेहान ने आकृति की चोट पर पट्टी की।
और आकृति की तरफ देखने लगे। आकृति ने थोड़े गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर आहूजा, अगर आपका हो गया हो तो प्लीज मेरा हाथ छोड़े। आकृति की बात सुन रेहान ने हाथ से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बेबी प्लीज खुद का ध्यान रखा करो मेरे लिए, मैं तुम्हें चोट में नहीं देख सकता। रेहान की बात सुन आकृति की आंखों से पानी निकलने लगा और उसने रूंधे हुए गले से कहा, ओह प्लीज मिस्टर आहूजा, ये खोखली बातें अपने पास रखिए, और मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे करीब आई। कुश्ती ही में उन दिनों को जब हम साथ थे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और जिंदगी भर करती रहूंगी। तुम मेरा वो पास्ट हो जिसे याद कर मैं हर दिन रोती हूँ। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। आकृति की बातें रेहान को कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर खंजर की तरह वार कर रहा हो। आकृति की बातें उसका दिल तोड़ रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी पकड़ आकृति पर ढीली हुई और इसका फायदा उठाकर आकृति वहां से फुर्ती के साथ चली गई। इस बार रेहान ने उसे नहीं रोका। तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ और रेहान ने कम इन कहा। ये और कोई नहीं, रेहान का असिस्टेंट था राघव। राघव काफी समझदार था, वो 25 साल का था। उसने अंदर आकर देखा तो पाया उसके बॉस काफी उदास लग रहे थे। वो घबरा गया और उसने डरते डरते कहा, सर वो ऑफिस से कॉल आया था, कुछ इश्यू आ गए हैं, आपको वहां जाना होगा। राघव की बात सुन रेहान वहां से खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल पड़ा। राघव को ये सब काफी अजीब लगा, उसे आकृति के बारे में नहीं पता था। ऑफिस में रेहान ऑफिस पहुंचा। अभी एम्प्लॉय काफी ज्यादा डर रहे थे, उन्हें अपने बॉस का गुस्सा अच्छे से पता था। रेहान अपने केबिन में आया, राघव भी उसके पीछे पीछे आया। रेहान ने कहा, बोलो क्या मैटर है। राघव ने कहा, बॉस वो बात ये है कि हम जिस बिल्डिंग को बना रहे हैं वहां पर एक बस्ती है जो काफी सालों से वहां पर है, और उस बस्ती के रियल ओनर ने वो जमीन हमारी कंपनी को दी है मॉल बनाने के लिए, पर वहां के लोग हटने से साफ मना कर रहे हैं। राघव की बात सुन रेहान थोड़ा भड़कते हुए बोला, ओ गॉड सिक, क्या अब मैं इतनी छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व हूँ? तुम किस लिए हो? कुछ भी करो और वो बस्ती खाली कराओ, उन लोगों को पैसे दो। राघव ने जब सुना तो वो थोड़ा घबराते हुए बोला, पर सर वहाँ करीब करीब 500 लोग रहते हैं, अगर हर एक को हम पैसा देंगे तो। रियली राघव, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? वो जमीन मैंने उस ऑनर से 2 गुना दाम देकर ली है, वहाँ मैं इंडिया का नंबर 1 शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। तुम कुछ भी पैसा पानी की तरह बहा दो, मुझे किसी भी हाल में वो जगह चाहिए। राघव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रेहान ने कहा, गेट लॉस्ट। रेहान की बात सुन राघव ऐसे भागा जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। रेहान अपने काम में लग गया, पर उसे रह रहकर कृतिका की बातें याद आ रही थी। उसने खुद से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारी नाराजगी भी दूर करूँगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें अपने करीब लाना होगा। एक मौका चाहिए बस, एक बार तुम मेरे पास आ गई तो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर रेहान अपने काम में लग गया। उधर मॉल में अहाना कब से आकृति को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र आकृति पर पड़ी जो उसके ही करीब आ रही थी। अहाना जब उसके करीब आई तो उसके हाथ में लगी चोट देख डर गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, आकृति व्हाट हैपेंड, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? अहाना की बात सुन आकृति ने कहा, कुछ नहीं यार, वो गलती से चोट लग गई। आकृति की बात सुन अहाना ने कहा, आकृति खुदा का ध्यान रखा करो, और ये पट्टी किसने बांधी? अहाना की बात सुन आकृति ने उसे झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहाना को पता चले। उसने कहा, वो एक स्टाफ ने मुझे पट्टी करी। अहाना ने एक चैन की सांस ली। तभी आकृति का फोन बजने लगा। जब उसने फोन देखा तो उस पर मयंक का नाम शो हो रहा था। उसने जैसे ही फोन पिक किया तो मयंक की बात सुन आकृति को पसीना आने लगा। उसके हाथ से फोन गिर गया, पर अहाना ने उसे पकड़ लिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले।
फोन पकड़कर उसने कान पर लगा लिया। जब उसने मयंक की बात सुनी तो उसके भी होश उड़ गए। दोनों तुरंत वहां से निकल गए। हॉस्पिटल में मयंक इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। थोड़ी ही टाइम बाद वहां पर अहाना और आकृति भी आ गई। आकृति ने जब मयंक को देखा तो वो मयंक के पास आने लगी। जब मयंक ने आकृति को देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया और वो आकृति के गले लगकर रोने लगा। आकृति ने मयंक को अपने गले लगाकर उसे शांत करने लगी, पर मयंक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहते हैं ना, जब हम किसी तकलीफ से अकेले गुजर रहे हो तो हम अपना दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं, पर जब हमारे पास वो इंसान आ जाता है जो हम हर दर्द में संभाल लेगा, ऐसे ही तो प्यार कहते हैं। और ऐसा प्यार मिलना मुश्किल है, पर हर किसी के जीवन में ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके सामने हम अपना सब दर्द बयां कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल मयंक का था। वो पहले तो नॉर्मल था बस बाहर से, पर अंदर से वो टूट गया था। पर जब उसने अपनी बहन को देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। तभी ओटी का दरवाजा खुला और 2 डॉक्टर बाहर आए। उसमें से एक लेडीज थी और एक जेंट्स। आकृति ने जैसे डॉक्टर को देखा वो मयंक को खुद से दूर कर डॉक्टर की ओर बढ़ गई। दोनों डॉक्टर थोड़े घबराए हुए थे। जब उन्होंने बाहर 3 लोगों को देखा तो उन्होंने कहा, आप कौन लगते हैं पेशेंट की? आकृति ने कहा, डॉक्टर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। डॉक्टर ने कहा और अपने पीछे चलने का इशारा किया। वो तीनों डॉक्टर के केबिन में गए। वो लेडीज डॉक्टर चेयर पर बैठ गई और उसने गंभीरता से कहा, आपकी बहन के साथ रेप हुआ है, और ये किसी एक ने नहीं किया बल्कि 4 से 5 लोगों ने उस मासूम बच्ची के साथ रेप किया है। वो शायद इस बच्ची को मारना चाहते थे। उन्होंने शायद अस्मीरा के सिर पर किसी गहरी चीज से वार किया है। उन दरिंदों ने उसके शरीर के हर हिस्से को काटा है। उन्होंने 10 से ज्यादा बार और लगातार उसके साथ संबंध बनाए हैं, जिस वजह से उसके लोअर पार्ट से ब्लीडिंग हुई है, और आगे आप समझ सकती है। उसके सिर से काफी ज्यादा खून बह चुका है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो शायद हम उन्हें ना बचा पाए। आकृति, अहाना और मयंक ये बात सुन शोक में चले गए थे, पर आकृति ने खुद को संभाला और कहा, डॉक्टर आपको जो करना है वो करो, पर प्लीज मेरी बहन बचा लो, प्लीज डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस, हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेशन हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बचने के चांसेज सिर्फ 30% है और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आकृति ने गुस्से में कहा, कैसे डॉक्टर है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप बगैर कोशिश करे कैसे कह सकते हैं? अगर भगवान ना करे कभी आपके परिवार में ऐसा कुछ होता तो क्या आप यही कहती? बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाए, जितनी फीस होंगी मैं दूंगी, पर डॉक्टर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, बहुत छोटी है वो। डॉक्टर आकृति की हालत समझ रही थी। उसने कहा, देखिए मिस, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक कलीग जो अमेरिका से आए हैं, वो दुनिया के टॉप न्यूरोसर्जन में से एक है। अगर वो आपकी बहन की सर्जरी करते हैं तो बचने के चांस है। आकृति ने कहा, डॉक्टर आप मुझे उनका नाम पता बता दीजिए, मैं खुद जाऊंगी उनसे मिलने। डॉक्टर ने सुना तो उन्होंने कहा, मिस बात यह है कि वो अब सर्जरी नहीं करते हैं, उन्होंने सर्जरी छोड़ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। शायद ही वो आपकी बात माने, पर आप कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने आकृति को एक पेपर पर एक एड्रेस लिख कर दिया। आकृति ने एक नज़र अहाना को देखा और उसे इशारा किया। अहाना समझ गई कि आकृति चाहती है कि जब तक वो नहीं आती अहाना यहाँ रहे। अहाना ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आकृति ने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने भी उसे आश्वासन दिया। फिर आकृति निकल गई उस पे पर। आकृति अंदर से बहुत टूट चुकी थी, पर अभी उसकी आंखों से आंसू निकल नहीं रहे थे, क्योंकि उसे मयंक को भी संभालना था। उसे संभालने के लिए आकृति टूट नहीं सकती थी। आकृति जैसे ही बाहर आई उसने एक टैक्सी ली और टैक्सी वाले को एड्रेस बता दिया।
कुछ टाइम बाद वो टैक्सी सीधे आहूजा कॉर्पोरेशन जाकर रुकी। आकृति ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और वो उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने अंदर जाते ही रिसेप्शन से कहा, मुझे आपके बॉस से मिलना है, बहुत अर्जेंट है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आकृति की बात सुन उस रिसेप्शन और बैठी लड़की को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसे आकृति की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैम आपका नाम क्या है? आकृति जाधव नाम है मेरा। वो रिसेप्शन ने राघव को कॉल किया क्योंकि वो रेहान को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती थी। उस रिसेप्शनिस्ट ने राघव को बस बताया। राघव अभी रेहान के केबिन में था, वो रेहान को आज की मीटिंग की अपडेट दे रहा था। अचानक फोन रिंग हुआ। उसने सामने वाली की बात सुनी और पूछा, नाम क्या है उस लड़की का? उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आकृति जाधव। ओके आकृति जाधव। जैसे ही रेहान ने सुना उसके कान खड़े हो गए। उसने राघव से कहा, क्या नाम कहा तुमने? तो राघव ने कहा, सर कोई आकृति जाधव है, आपसे मिलना चाहती है, कह रही है जिंदगी और मौत का सवाल है। रेहान ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर रिसेप्शन पर लगा कैमरा देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। उसने कहा, राघव उस लड़की को मेरे केबिन में भेजो। रेहान की बात सुन राघव शॉक हो गया। उसने फिर भी खुद को संभाला और यस बॉस कहकर फोन पर कहा, वहां खड़ी मेम को सर की केबिन में भेजो। तो रिसेप्शन ने भी यस सर कहा और फोन राघव ने कट कर दिया और केबिन से बाहर चला गया। वो इतना तो समझ गया था कि ये लड़की सर की खास है, वरना सर के फेस पर ऐसी चमक नहीं आती। रिसेप्शनिस्ट ने आदर के साथ आकृति से कहा, मेम राइट लिफ्ट से 23 टॉप फ्लोर। आकृति ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स कहा और वो वहां से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाकर उसने 23 टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। वो जैसे ही 23 टॉप फ्लोर पर पहुंची तो बाहर ही उसे एक लड़का मिला। उस लड़के ने कहा, मैम प्लीज दिस साइड। ये राघव था जो कृतिका का लिफ्ट के बाहर वेट कर रहा था। उसने कृतिका को रेहान के ऑफिस के बाहर छोड़ा और वो वहां से चला गया। आकृति को नहीं पता था कि ये रेहान का ऑफिस है। आकृति ने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। आकृति अंदर आई। अंदर आकर उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ पीठ करके एक बड़ी चेयर पर बैठा है। आकृति, हेलो सर, मेरा नाम आकृति जाधव है। रेहान ने अपना हाथ उठाकर उसे आगे बोलने का इशारा किया क्योंकि वो समझ गया था कि आकृति को अब तक पता नहीं है को ये रेहान है। रेहान का इशारा पाकर आकृति ने कहना शुरू किया, आकृति सर, बात ये है कि मेरी बहन को 4 से 5 लड़कों ने मोलेस्ट किया और उसके सिर पर किसी मजबूत चीज से मेरा है। उसकी कंडीशन अभी बहुत खराब है, उसके बचने के चांस काफ़ी कम है, पर अगर आप सर्जरी करेंगे तो शायद मैं अपने बहन को बचा सकते हैं। मेरी आखिरी उम्मीद आप है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। आप जितनी फीस मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप मेरी समीरा को बचा लीजिए प्लीज़। आकृति ये सब काफ़ी मुश्किल से बोल रही थी, उसके बात में दर्द साफ दिख रहा था। आकृति की बात सुन रेहान की मुट्ठी कस गई क्योंकि वो समीरा को जानता था। रेहान ने आकृति को कहा, ठीक है मैं ऑपरेशन करूंगा। रेहान की आवाज़ सुन आकृति को शौक लगा। उसने कहा, रेहान। रेहान पीछे मुड़ा और आकृति को देखने लगा। आकृति अभी भी शौक से उसे ही देख रही थी। रेहान ने कहा, मैं तुम्हारी बहन का ऑपरेशन करूंगा पर मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। आकृति ने खुद से कहा, मैं जानती हूँ रेहान, अब तुम मेरी बेइज्जती करोगे पर मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसने अपने गालों से बह रहे आंसू पोंछे और रेहान के आंखों में देखते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? रेहान ने कहा, मैरी मी। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं और शादी, वो भी तुमसे कभी नहीं। आकृति ने गुस्से में कहा, ओह के तो तुम भूल जाओ कि मैं समीरा का ऑपरेशन करूंगा। वैसे अगर आकृति ना भी कहती तो भी रेहान समीरा का ऑपरेशन जरूर करता, पर फिर भी वह चाहता था कि आकृति हाँ कहे और वह जानता था कि आकृति की जान बसती है अपने भाई बहनों में। आकृति ने नफरत और घिन भरी आवाज में कहा,
तो मिस्टर रेहान आहूजा, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा साथ सोना है? आप बता दीजिए कि कितनी बार आपको मेरे साथ सोना है? ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते को क्यों बीच में ला रहे हैं? आकृति की बातें, हर लफ्ज उसके दिल को तार तार कर रहा था, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और गंभीर होते हुए कहा, हाँ बेशक मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर अपनी पत्नी के साथ तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे पास आज पूरे दिन का टाइम है, सोचकर बता दो कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। आकृति ने अपनी आंखें बंद करीं और कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, पहले तुम मेरी बहन का ऑपरेशन कर उसे बचाओ, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। आकृति की बात सुन रेहान को तसल्ली हुई, उसने कहा, तो चलो चलते हैं। रेहान ने अपना कोट उठाया और उस केबिन से बाहर आ गया। आकृति भी उसके पीछे पीछे चल दी। जब राघव ने देखा कि रेहान उस आई हुई लड़की के साथ जा रहा है तो उसने रेहान को नहीं टोका। रेहान पार्किंग में गया और अपनी कार निकालकर आकृति के पास आ गया। आकृति भी गाड़ी में बैठ गई। रेहान ने गाड़ी साइड हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। पूरे रास्ते ना तो रेहान ने कुछ कहा और ना ही आकृति ने। रेहान आकृति की हालत समझ सकता था कि अभी उसके ऊपर क्या बीत रही है। रेहान ने हल्का सा उसका हाथ पकड़ा और उसे दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी आकृति, हम समीरा को जरूर बचाएंगे। रेहान की बात सुन आकृति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपनी गर्दन हमें हिला दी। लगभग 20 मिनट बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही रेहान ने मैसेज कर ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कह दिया था। ओटी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन रूम में रेहान समीरा की फाइल पढ़ रहा था और बाकी के डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। आकृति इसी हॉस्पिटल में काम करती थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। आकृति अंदर आई और रेहान से कहा, रेहान, मैं चाहती हूँ कि इस ऑपरेशन में मैं यही रहूँ, मुझे प्लीज़ परमिशन दे दो, मैं चाहती हूँ। रेहान इस ऑपरेशन का मेन था। रेहान आकृति की तरफ देखा और कहा, देखो आकृति, यह ऑपरेशन तुम्हारी बहन का है और ऑपरेशन के समय अगर तुम पैनिक हुई तो हम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे। बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा समीरा को बचाने की। आकृति की आंखों से पानी आने लगा। उसने रेहान के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्लीज़ रेहान, समीरा को कुछ मत होने देना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं उसे नहीं खो सकती। रेहान ने उसके हाथ को कस लिया और आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने कहा, डोंट वरी, अब तुम जाओ। आकृति वहां से चली गई। कुछ समय बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मयंक और अहाना को नहीं पता था। वो ऑपरेशन रूम के बाहर आए। उन्होंने देखा कि कृतिका ओटी के बाहर खड़ी दरवाजे को देख रही है। अहाना और मयंक भी उसके पास आ गए। जब आकृति ने देखा तो वो दोनों से लिपट गई और कहा, वो समीरा का ऑपरेशन हो रहा है। मयंक ने कहा, क्या वो डॉक्टर सर्जरी के लिए में गए? आप उन्हें ले आई। समीरा ने मयंक के सवाल पर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अहाना ने कहा, थैंक्स गॉड, वो डॉक्टर मान गए। फिर वो तीनों ओटी के बाहर रखी चेयर पर बैठ गए। लगभग 5 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला। वहाँ कुछ डॉक्टर बाहर आए। आकृति, अहाना और मयंक अपनी चेयर से उठ उनके पास आए और कहा। आकृति ने कहा, डॉक्टर समीरा किसी है? यही लाइन अहाना और मयंक ने भी कही। डॉक्टर मिस, आपकी बहन अब सुरक्षित है। डॉक्टर आहूजा बेस्ट न्यूरोसर्जन है, उनकी स्किल काबिले तारीफ है। उन्होंने पूरा ऑपरेशन बहुत सावधानी से किया, एक भी गलती ना कर। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमने ये सर्जरी असिस्टेंट की। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही कुछ नर्स और वट बॉय समीरा को रूम में शिफ्ट करने बाहर लाए। अहाना और मयंक समीरा के साथ गए। सब आ गए थे पर रेहान बाहर नहीं आया था। ये देख आकृति ओटी के अंदर आई। रेहान एक काउच पर लेटा था। वो काफ़ी थका हुआ था। उसने ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की थी और अब ये ऑपरेशन
रेहान इस ऑपरेशन में कोई भी गलती नहीं कर सकता था क्योंकि इसी ऑपरेशन के रिजल्ट से उसकी लाइफ भी जुड़ी थी। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो उसकी आकृति उसे मिल जाती, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर कभी आकृति उसके पास नहीं आएगी। इस वजह से उसने बहुत ध्यान से ऑपरेशन किया था। आकृति ने एक कप में हल्का गर्म पानी रेहान को देते हुए कहा, ये पानी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। रेहान ने आंखें खोली और आकृति के हाथ से पानी ले लिया और पीने लगा। कुछ समय बाद रेहान ने कहा, आकृति चलो। रेहान की बात सुन आकृति हैरानी से उसे देखने लगी, तो रेहान ने कहा, शादी करने ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रेहान की बात सुन आकृति ने कुछ नहीं कहा। रेहान खड़ा हुआ वो औरती से बाहर आ गया। आकृति ने अहाना को मैसेज किया कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है, थोड़े टाइम में आ जाऊंगी। रेहान कार में बैठ गया और आकृति उसके बगल में बैठ गई। उसने रेहान से कहा, रेहान मेरे डॉक्यूमेंट्स तो घर पर है। रेहान ने कहा, मैंने सब अरेंज कर लिया है, अब बस तुम चलो। रेहान की बात सुन आकृति को हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि रेहान कितना पावरफुल है। गाड़ी सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन के वहां रुकी, दोनों अंदर गए। कुछ समय बाद आकृति और रेहान बाहर आए और कार में आकर बैठ गए। रेहान ने कार ड्राइव करना शुरू कर दी। आकृति उस मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही थी। उसकी ऐसा देखता देख रेहान के फेस पर हल्की मुस्कान तैर गई। रेहान ऐसा क्या देख रही हो? फिर रेहान ने वो दोनों सर्टिफिकेट आकृति के हाथ से लेकर अपने पॉकेट में रख लिए। आकृति उसे देखने लगी तो रेहान ने कहा, देखो जान, मैं जानता हूँ कि ये शादी तुमने मजबूरी में की है। ये मेरे पास रहेंगे ताकि तुम अब मुझसे दूर ना जा सको। आकृति ने धीरे से कहा, रेहान मेरी एक बात मानोगे? तुमसे दूर जाना छोड़ जो बोलोगी वो मानूंगा। रेहान ने कहा, वह मैं अभी नहीं चाहती कि हम यह शादी के बारे में किसी को भी बताएं। हम इस शादी को सीक्रेट रखेंगे कुछ महीने के लिए, प्लीज मान जाओ। आकृति ने कहा तो रेहान ने गाड़ी साइड में रोक दी और उसकी ओर मुड़ा और कहा, आज हमारी शादी हुई है और पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है। ठीक है, मैं किसी को शादी के बारे में नहीं पता लूंगा जब तक तुम नहीं कहती, पर एक बात याद रखना, अगर कभी सिचुएशन हद से आगे पहुंचे तो मैं भूल जाऊंगा और हमारी शादी का सीक्रेट भी सबको बता दूंगा। मेरी भी एक शर्त है, अब से तुम किसी भी लड़कों से बात नहीं करूं मैं हमको छोड़कर, और मैं जब तुम्हें बुला लूंगा तब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और मैं नहीं जानता कि तुम क्या बहाना बनाओगे, पर तुम्हारे पास 2 से 3 दिन है, फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। रेहान की बात सुन आकृति ने अपनी गर्दन हिला दी और गाड़ी से बाहर देखने लगी। रेहान ने कार स्टार्ट कर दी और गाड़ी सीधे हॉस्पिटल जाकर रुकी। आकृति जैसे ही गाड़ी से उतरने लगी तो वह दरवाजा खोल पाती उससे पहले रेहान ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके माथे पर एक किस किया और कहा, अपना ध्यान रखना। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो कार से उतर गई। रेहान ने तुरंत कार स्टार्ट की और अपनी कार ऑफिस की ओर बढ़ा दी। आकृति भी हॉस्पिटल के अंदर गई। वो कैश काउंटर पर गई और कहा, मेरी सिस्टर मिस समीरा जाधव। मैम, समीरा जाधव के सारे पेमेंट पे हो गए हैं और उसे हमने वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया है और उसका पेमेंट भी पे कर दिया है। आकृति ने कहा, बट मैंने तो कोई पेमेंट पे नहीं किया, मैं जान सकती हूँ कि ये किसने किया है? आकृति ने कहा तो उस काउंटर पर बैठी लड़की ने कहा, मिस्टर आहूजा, इन्होंने ही पेमेंट पे किया है। आकृति को हैरानी हुई पर उसने अपने फेस पर ना दिखाकर वहां से वीआईपी रूम की ओर रुख किया। वीआईपी रूम की डोर खोल वो अंदर आई और उसने देखा कि अहाना और मयंक वहीं रूम के सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। आकृति उनके पास आई तो अहाना ने कहा, आकृति, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? एक नॉर्मल वार्ड भी चल जाता, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है। आकृति ने जब सुना तो उसने अहाना से कहा, अभी फिलहाल के लिए समीरा को डस्ट प्रूफ जगह पर रखना होगा, उसका खासा ख्याल रखना होगा। डोंट वरी, मैं कर लूंगी। मैंने हमारे डायरेक्टर से बात की है,
मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं ये डे और नाइट शिफ्ट कर पैसे दे दूंगी। मयंक ने उसे गले से लगा लिया पर अहाना को कुछ अटपटा लगा और उसने आकृति की ओर शक करके देखा तो आकृति ने उसे इशारा कर दिया कि वो बाद में बताएगी तो अहाना ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर रेहान अपने ऑफिस पहुंच गया था। वो अपने केबिन में गया और अपने असिस्टेंट राघव को बुलाया। राघव जल्द ही आ गया। उसके आते ही रेहान ने उसे कहा, समीरा जाधव उसे किन किन लोगों ने उसके साथ ऐसी गिरी हरकत की है, उन सब के बारे में पता करो। तुम्हारे पास आज का दिन है, कल सुबह वो मुझे चाहिए। राघव ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वहां से चला गया। कुछ टाइम बाद जब उसने पता कराया कि समीरा जाधव के साथ क्या हुआ है, उसके दिल में उस मासूम बच्ची के लिए हमदर्दी जगी और उसने अपने सोर्स को उन लोगों को ढूंढने के लिए फैला दिया। यहाँ हॉस्पिटल में आकृति ने मयंक और अहाना को घर भेज दिया था और खुद समीरा के पास बैठ गई। उसने समीरा के हाथों को अपने हाथों में लिया और समीरा के मासूम चेहरे को देखने लगी। कुछ समय बाद रूम का डोर खुला तो आकृति की नज़र डोर पर गई जहां एक आदमी खड़ा था। वो आगे 29 साल की थी और वो ठीक ठाक दिखता था। आकृति की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी उसने कहा, डॉक्टर आदित्य आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये डॉक्टर आदित्य थे जो इसी हॉस्पिटल में गायनिक डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो आकृति को पसंद करता था, या यूँ कह सकते हैं कि वो आकृति की खूबसूरती से प्यार करता था। वो बस आकृति के साथ सोना चाहता था। आकृति उसे अच्छे से जानती थी कि आदित्य कैसा आदमी है। आदित्य ने सुना तो उसने अपने फेस पर उदासी लाते हुए कहा, आकृति मुझे अभी पता चला कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर जैसे ही वो आकृति को छूने को हुआ, आकृति ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कर लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकती हूँ। आकृति की बात सुन आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने अपना गुस्सा ना दिखकर मन में कहा, एक दिन मैं तुम्हारा ये घमंड जरूर तोड़ूंगा और तुम्हें अपने बैग पर लेकर आऊंगा। फिर उसने आकृति से कहा, मैं बाद में आता हूँ, और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही आकृति ने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी ओर जंगल ने एक बंद पड़े घर में 5 लोग घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। उन्हें काफी मारा गया था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी आकर सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। वो आदमी अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने घुटनों के बल बैठे आदमी उसे नहीं देख पा रहे थे। उस आदमी ने कहा, इन्हें एक चेयर पर बिठा दो, इनके हाथ पैर बांध दो। उनके पास खड़े आदमियों ने यही किया और उन्होंने वैसा ही किया। इनके मुंह में कपड़ा धूसो, उन आदमियों ने वैसे ही किया। फिर उस आदमी ने कहा, इनके हाथों की एक एक कर उंगलियां काट दो। उन आदमियों ने बगैर कुछ सोचे यही किया। कुछ हो पलों में उन बंधे आदमियों की उंगलियां जमीन पर थी। वो दर्द से कांप रहे थे, पर वहां खड़े किसी को भी उन 5 पर दया नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उस सोफे पर बैठे आदमी ने कहा, इनके सारे कपड़े निकाल दो और इनके ऊपर रात भर चाबुक बरसाओ। चाबुक रुकना नहीं चाहिए जब तक इनकी जान नहीं निकल जाती। फिर वो आदमी वहां से चला गया। वो 5 लोग बहुत रो रहे थे, पर वहां खड़े आदमियों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने एक मासूम बच्ची को मोलेस्ट किया था। ये सोच सोचकर उनका खून उबल रहा था, इसलिए उन्होंने उनके पूरे कपड़े निकालकर उन्हें बेरहमी से पीटने लगे। जी हाँ, ये आदमी और कोई नहीं रेहान था, जिसे पता चल चुका था कि समीरा के साथ किसने ऐसी हरकत की है और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। रेहान उस घर से निकालकर सीधे हॉस्पिटल गया। जब वो रूम में आया तो उसने देखा कि आकृति अब भी समीरा का हाथ पकड़े बैठी है और उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। जब रूम ओपन हुआ तो आकृति ने उस ओर देखा तो सामने उसे रेहान मिला। उसने रेहान की ओर देखते हुए वापस अपनी नज़र समीरा पर टिका दी। रेहान अंदर आके आकृति के पास बैठ गया और उसने आकृति के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। आकृति ने कुछ नहीं कहा।
फिर आकृति वहां से उठकर सोफे पर बैठ गई क्योंकि रेहान का इस कदर उसके पास आना उसे एक अलग सा एहसास दिला रहा था। आकृति सोफे पर बैठी बैठी कब उसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला। रेहान ने जब आकृति को देखा तो पाया वो सो गई है। रेहान उसके पास गया और उसे अच्छे से सोफे पे लेटा दिया और खुद समीरा के पास वापस बैठ गया। उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, समीरा जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो तुम्हारी दी को कितनी चिंता हो रही है तुम्हारी। जब रेहान ये सब कह रहा था तब हल्के से समीरा का हाथ हिला जिसे रेहान ने महसूस किया। उसने जल्दी से समीरा को चेक किया। उसने समीरा को पुकारा और कहा, समीरा क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? समीरा ने हल्के से अपनी आंख खोली और हल्के से कहा, रेहान भाई आप। रेहान की आवाज सुन आकृति भी उठ गई। जब उसने देखा कि रेहान समीरा से बात कर रहा है वो जल्दी से समीरा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, समीरा तुम्हें होश आ गया, अब कैसा लग रहा है? दर्द तो नहीं हो रहा ना बेटा? आकृति के सवाल सुन समीरा हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे बोली, दी मुझे दर्द हो रहा है पर इतना नहीं और मैं ठीक हूँ। समीरा की बात सुन आकृति ने चैन की सांस ली और उसने माथे को सहलाकर किस कर दिया। समीरा थोड़ी देर में वापस सो गई। आकृति को बहुत खुशी हुई कि उसकी समीरा को होश आ गया। वो सीधे जाकर रेहान के गले लग गई। रेहान को पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि आकृति ने उसे खुद गले लगा लिया, फिर उसने भी आकृति को कसकर गले से लगा लिया। जब आकृति को महसूस हुआ कि अभी उसने क्या किया वो जल्दी से रेहान से दूर होने लगी, पर रेहान ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और आकृति के कान में धीरे से कहा, अब तुम खुद हो के मेरे पास आई हो तो दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। फिर कुछ देर ऐसे ही गले लगने के बाद रेहान ने आकृति को छोड़ दिया। आकृति फिर जाकर सोफे पर सो गई और रेहान सोफे पे आकर बैठ गया और सोती हुई आकृति को देखने लगा। आज उसके फेस पर अलग तरह का ही सुकून था जो वो कितने सालों से मिस कर रहा था। वो अब भी नहीं जानता था कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि आकृति को उससे इतना प्यार करती थी उसे छोड़ दिया। वो अपनी पुरानी याद में चला गया और भी सोफे और सिर पीछे कर लिया। सुबह के 7 बजे आकृति, रेहान और समीरा अभी भी सोए हुए थे। तभी रूम का डोर खुला और अहाना अंदर आई। उसकी नज़र जब सोते हुए रेहान पर पड़ी तो वो शौक हो गई। उसने कहा, रेहान यहाँ। उसकी आवाज़ सुन उन दोनों की नींद खुल गई। तभी रेहान का फ़ोन बजा और वो रूम से बाहर चला गया। आकृति सोफे से उठ बैठ गई और अंगड़ाई लेने लगी। आकृति को इतना कंफर्टेबल देख अहाना दंग रह गई। अहाना सोफे पर आकर बैठ गई और घूर कर आकृति को देखा तो आकृति समझ गई। उसने कहा, तू कैंटीन चल, वहाँ बात करते हैं। रेहान तब तक यही रुक जाएगा। फिर दोनों बाहर की ओर बढ़ गए, पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुए रेहान ने डोर खोल दिया। आकृति ने कहा, मैं चाय पीकर आती हूँ, तुम तब तक यही रुको, तुम्हारे लिए भी लेते हुए आऊँगी। रेहान ने हमें गर्दन हिला दी और वो अंदर चला गया। अहाना अभी भी शौक में थी और वो जानने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि जिस रेहान को आकृति अपने पास देखना भी पसंद नहीं करती थी वो आज उससे इतना कैजुअल बिहेव कर रही थी। आकृति ने अहाना का हाथ पकड़ा और वो उसे कैंटीन की ओर ले गई। कैंटीन पहुंच के आकृति ने अहाना का हाथ छोड़ दिया और उसे बैठने को कहा। तभी एक वेटर आया तो आकृति ने है कहा, 2 कॉफ़ी एंड 2 वेज सैंडविच। इतना कहकर वो अहाना की ओर मुड़ी जो अब भी आकृति को देख रही थी। वेटर के जाते ही आकृति ने अहाना को आवाज़ दी जिसे सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई। यार आकृति, चल क्या रहा है? और रेहान वो यहाँ क्यों है और तुम उसे इतने आराम से बात कर रही हो? प्लीज़ मुझे बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो डॉक्टर ने कहा था ना, वो फेमस न्यूरोसर्जन रेहान ही है, उसने हो समीरा का ऑपरेशन किया है। वॉट? वो रेहान था और उसने ऐसे ही सब कर दिया? तुमने 5 साल पहले उसे कितना बेइज्जत किया फिर भी वो ऑपरेशन के लिए मान गया। अहाना की बात सुन आकृति थोड़ा घबराते हुए बोली, वो उसकी बस एक शर्त थी। कैसी शर्त?
अहाना ने पूछा तो आकृति ने कहा, उसने कहा कि मैं उससे शादी कर लूँ और मैंने कल ही उससे शादी की है। अहाना ने जब सुना वो टेबल से उठ खड़ी हुई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या शादी? उसने ये इतना जोर से बोला कि आस पड़ोस बैठे लोग उसे देखने लगे। जब उसे समझ आया कि अभी उसने क्या किया है, उसने सबसे सॉरी कहा और वापस चेयर पर बैठ गई। अब क्या करेगी आकृति और अहाना? अभी के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।